हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकोल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 24 अगस्त 2024 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आज हमारा न्यूज़पेपर है और आज के न्यूज़पेपर में जो पहले पेज पर बड़ी बड़ी खबर बनाई गई है, दैट इज़ इंडिया लैंड्स यूक्रेन अ शोल्डर, यानी कि भारत ने यूक्रेन को कंधा दिया है, कंधा उधार दिया है। ठीक है, लैंड करने का मतलब वही होता है, उधार दिया है। और इमेज में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये किस तरीके से कंधा कंधे मिल रहे हैं एक दूसरे के, है ना। और मतलब एक तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत यहाँ पर किसको है? सपोर्ट की ज़रूरत है यूक्रेन को, क्योंकि वॉर से वो जूझ रहा है पिछले लगभग 2.5 साल के आसपास हो गया है ना। तो अब यहाँ पर इन दोनों की तरफ से ये बोला गया है, प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये कहा है कि वी हैव स्टेड अवे फ्रॉम द वॉर बट वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर फॉर पीस एंड आई टोल्ड पुतिन ऑन हिज फेस दैट दिस इज इन द एरा ऑफ वॉर। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ पर यह कहा गया है कि भले ही हम लोग इस युद्ध से जो हैं वो दूर रहे हों, बट हम लोग न्यूट्रल नहीं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें इस वॉर से कोई मतलब नहीं है और ये है कि जिन दो लोगों के बीच में वॉर हो रहा है वो अपना देख लें। वी आर फॉर पीस, हम जो है वो हमेशा शांति के लिए हैं और शांति चाहते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने, मतलब प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि मैंने पुतिन को उनके फेस पर, मतलब उनके मुंह पर, उनके सामने ये बात कही है कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये वॉर का एरा नहीं है। लेकिन बात वही है कि ये कहने से भी हुआ क्या? ये बात तो बहुत पहले कही गई थी, लास्ट ईयर, लेकिन इससे हुआ क्या? कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। ठीक है, वॉर तो अभी भी चली रही है। इसके बाद ये व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि टुडे हिस्ट्री वाज मेड विद पीएम विजिट, कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से आज जो है वो इतिहास बना है। इंडिया सपोर्ट्स यूक्रेन्स नेशनल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, भारत जो है वो यूक्रेन की जो नेशनल सॉवरेनिटी है और जो टेरिटरी की जो इंटीग्रिटी है उसको सपोर्ट करता है। बट कंडीशन तो जस की तस बनी हुई है ना। तो ये फ़िलहाल यहाँ पर बात हुई है और 7 घंटे की जो इनकी स्टे था प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन में, उस दौरान मेन बात यही हुई है। ठीक है, बाकी एक दो और छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं इसी से रिलेटेड, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं एक और आर्टिकल की। अब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूक्रेन गए हैं, पोलैंड की यात्रा पे थे, वहाँ से यूक्रेन गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे जो विदेश मंत्री हैं, दैट इज़ सॉरी नॉट विदेश मंत्री तो प्रधानमंत्री के साथ ही गए हुए हैं, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, रक्षा मंत्री को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दैट इज़ राजनाथ सिंह। ये गए हुए हैं अपनी 4 दिन की यूएस यात्रा पे, 4 दिन की अमेरिका की यात्रा पे। और वहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में कुछ की डिफेंस सप्लाई पैक्ट साइन हुए हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम अगर बात करें तो लिखा गया है कि जैसे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं अपनी 4 दिनों की यात्रा पे, तो भारत और अमेरिका ने थर्सडे के दिन 2 की पैक्ट्स, 2 की महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। एक है नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट्स, दैट इज SOSA, एंड अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑफ लाइजन ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पैक्ट्स हैं इनके ऊपर साइन किया गया है। अब ये जो SOSA है ये क्या करेगा? दिस विल मैंडेट द US एंड इंडिया टू प्रोवाइड रेसिप्रोकल प्रायोरिटी सपोर्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रमोट नेशनल डिफेंस। मतलब डिफेंस के मामले में भारत और अमेरिका को जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसका प्रायोरिटी सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। अगर भारत को ज़रूरत होगी तो अमेरिका प्रायोरिटी सपोर्ट देगा और अमेरिका को ज़रूरत होगी तो भारत देगा।
ठीक है, ये चीज़ जो है वो इसके अंदर होगी, दैट इज़ SOSA के अंदर। ठीक, अब इसी को लेकर नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा कंटिन्यू किया गया है, तो वहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है देखो, यहाँ पे जो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से बयान जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि द अरेंजमेंट विल इनेबल both countries to acquire the industrial resources they need from one another to resolve unanticipated supply chain disruptions to meet national security needs। यानी कि दोनों देशों को जो भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी की, राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरत के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, जो भी रिसोर्सेज की, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, अगर मान लीजिए वो कभी किसी अनएंटिसिपेटेड सप्लाई चेन डिसरप्शन, कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाए जिसके बारे में एंटिसिपेट नहीं किया गया हो, मतलब जिसके बारे में ऐसा ना पता हो, ना लगता हो कि ऐसा कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकता है, लेकिन वो हो जाए, और उस दौरान अगर अपनी नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत के लिए कोई इंडस्ट्रियल रिसोर्स की ज़रूरत है, तो उसको एक्वायर करेंगे कैसे फिर? तो उसके लिए बेसिकली ये पैक्ट जो है वो है, दैट इज़ SOSA। ये पैक्ट उसी के लिए है कि प्रायोरिटी सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। अगर भारत को ज़रूरत है तो अमेरिका देगा, अमेरिका को ज़रूरत है तो भारत देगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि इंडिया जो है वो US का 18th SOSA पार्टनर है। इस तरीके के अमेरिका के अभी तक 17 देश जो हैं वो पहले से पार्टनर हैं। इनका नाम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और UK। तो ये 17 देश पहले से SOSA का पार्ट है, अमेरिका के उसके पार्टनर है, और इंडिया जो है वो 18वां पार्टनर बन गया है। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है बात। इसके बाद यहाँ पर एक जो मतलब ये पहला वाला तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दो पैक्ट थे, पहला तो SOSA को लेकर था, वो मैंने बता दिया। दूसरा ये है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है रिगार्डिंग दी असाइनमेंट ऑफ लाइजन ऑफिसर्स। ठीक है, लाइजन ऑफिसर्स का मतलब होता है एक तरीके से, इसको आप हिंदी में कहते हैं संपर्क अधिकारी, है ना, कि एक दूसरे देश के बीच में जो कम्युनिकेशंस होते हैं, उन कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए जो ऑफिसर है उसकी ये बात कर रहे हैं। तो रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑफ लाइजन ऑफिसर्स को लेकर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दैट प्रोग्रेसेस ऑन एन अर्लियर डिसीजन बिटवीन द टू साइड्स टू इंक्रीज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिया एंड US एंड विल एंटेल पोस्टिंग ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स इन की स्ट्रेटेजिक US कमांड्स। जो की स्ट्रेटेजिक, जो महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक US कमांड्स हैं, वहाँ पर भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनको पोस्ट किया जाएगा। तो इंडिया डिप्लॉय करेगा अपना पहला लाइजन ऑफिसर टू दी हेडक्वार्टर्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड इन फ्लोरिडा US। ठीक है, बस इसमें इतना से ही बात है कि जो लाइजन ऑफिसर हैं उनको यहाँ पर असाइन किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये वाला आर्टिकल आई थिंक क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दो आर्टिकल जो है वो अब प्रधानमंत्री की जो यूक्रेन यात्रा है उसी से रिलेटेड है, तो वही हमने देखने हैं, और आज कोई बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आएंगे, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 6। यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है, दैट इज़ हमने कल भी इसको लेकर एक आर्टिकल डिस्कस आई थिंक किया था, आई थिंक नहीं किया ही था, एक्सप्लेन पेज पर सी राजा मोहन का आर्टिकल था, है ना, जिसमें ये लिखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की जो यूक्रेन या जो कीव की यात्रा है उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो वो हमने देखा था। उस आर्टिकल को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं आपने पढ़ा या नहीं अभी तक समझ में आया है तो एक बार और देख लीजिएगा। हमने बहुत डिटेल में और बहुत धैर्य के साथ उस आर्टिकल को कवर किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक आर्टिकल हम लोग देख रहे हैं कि न्यू दिल्लीज गिफ्ट टू कीव। ठीक है, भारत की तरफ से कीव को कुछ उपहार या कुछ गिफ्ट दिया गया, और ये क्या है? 4 भीष्म क्यूब्स और इमरजेंसी मेडिकल केयर। 4 भीष्म क्यूब्स दिए गए हैं। अब ये भीष्म क्यूब्स क्या है? इमरजेंसी मेडिकल केयर के लिए तो है, लेकिन क्या है एग्जैक्टली वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, प्रधानमंत्री मोदी की जब द्विपक्षीय वार्ता हो गई जेलेंस्की के साथ,
तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इनको 4 भीष्म क्यूब्स जो है वो गिफ्ट किए हैं। ठीक है, ये भीष्म क्यूब्स क्या है? दे आर कॉम्पैक्ट मोबाइल यूनिट्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग इमरजेंसी केयर टू हिज गवर्नमेंट। ठीक है, मोदी ने 4 भीष्म क्यूब जो है उनकी सरकार को गिफ्ट किए हैं। और बेसिकली ये भीष्म क्यूब्स क्या है? कॉम्पैक्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे आपको ये बॉक्स से दिख रहे हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट हैं, मोबाइल हैं यानी कि मूव कर सकते हैं, मेडिकल यूनिट्स हैं, और इनका जो एम है वो क्या है? इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, भीष्म के फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, दैट इज भीष्म। ये एक यूनिक एफर्ट है दैट विल एंश्योर मेडिकल फैसिलिटीज इन अ रैपिडली डिप्लॉयबल मैनर। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब्स विच कंटेन्स मेडिसिन एंड इक्विपमेंट फॉर मेडिकल केयर। ठीक है, अब ये भीष्म क्यूब्स जो हैं इनको डेवलप किया गया है अंडर द गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री। ठीक है, आरोग्य मैत्री सरकार का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये सरकार का जो प्रोग्राम है आरोग्य मैत्री, ये एक ऐसा प्रोग्राम है टू प्रोवाइड असेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग कंट्रीज एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको असेंशियल मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में। ठीक है, यानी कि मानवीय सहायता के रूप में अगर किसी भी डेवलपिंग कंट्री को मेडिकल सप्लाईज की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करना, वो ये प्रोजेक्ट है, दैट इज़ प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री। और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये भीष्म क्यूब्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। ठीक है, अब ये क्यूब्स को डिस्क्राइब करते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यानी कि विदेश मंत्रालय है, उसने ये कहा है कि हर क्यूब के अंदर इसमें क्या क्या है? मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ केयर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंजरीज। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई इंजरी होती है तो उसके लिए मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं और इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें मेडिकल, किसी भी तरीके की इंजरीज और मेडिकल सिचुएशन के लिए फर्स्ट लाइन केयर, मतलब जो एक तरीके से आप कहते हैं ना कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए इसमें मेडिसिन और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। इट इंक्लूड्स सर्जिकल इक्विपमेंट फॉर अ बेसिक ऑपरेशन रूम दैट कैन मैनेज 10 to 15 बेसिक सर्जरीज पर डे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट्स मतलब सर्जरी करने वाले इक्विपमेंट जो एक बेसिक ऑपरेशन रूम के लिए ज़रूरत होती है और जहाँ पर 10 से 15 बेसिक सर्जरीज दिन में हो सकती हैं, उस तरीके के इक्विपमेंट्स भी इसमें अवेलेबल हैं। द क्यूब हैज़ द कैपेसिटी टू हैंडल अबाउट 200 केसेस ऑफ डाइवर्स नेचर इन इमरजेंसी सिचुएशंस सच एज ट्रॉमा, ब्लीडिंग, बर्न्स, फ्रैक्चर एक्सेट्रा। इस तरीके के 200 डाइवर्स केसेस को इमरजेंसी सिचुएशन में ये हैंडल कर सकता है, इतनी कैपेसिटी इसमें है। एंड इट कैन ऑल्सो जनरेट इट्स ओन पावर एंड ऑक्सीजन इन लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, ये अपनी खुद की पावर भी जनरेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी जनरेट कर सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में, लिमिटेड अमाउंट में। अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन डिप्लॉयड sorry, a team of experts from India has been deployed to provide initial training to the Ukrainian side to operate the cube। अब कुछ टीम ऑफ एक्सपर्ट जो है वो भारत की तरफ से डिप्लॉय की गई है कि जो यूक्रेनियन साइड है उनको कैसे ये क्यूब्स को ऑपरेट करना है, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि भीष्म क्यूब्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज व्हाट, क्या है भीष्म क्यूब्स, या उसके बारे में अगर कुछ स्टेटमेंट्स बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से आप लोग आई थिंक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आज का सेशन काफ़ी मतलब कंपैरेटिवली छोटा रहने वाला है क्योंकि आज कोई बहुत बड़े आर्टिकल्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, बट फिर भी जो 2-3 आर्टिकल्स हैं वो कवर हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी दिन हम कोई आर्टिकल्स नहीं कवर कर रहे हैं या किसी दिन हम कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर में कोई चीज़ काम की नहीं है तो वो आपको मानना चाहिए, इतना भरोसा करना चाहिए, है ना। अब कुछ लोगों को ये लगता है, जैसे कल ही मैं शायद किसी का एक कमेंट देख रहा था यूट्यूब पर, शायद वो हमारे साथ अभी हाल फिलहाल में ही जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो अब डाउट होता है। अब आपने अगर पहले कहीं और से पढ़ा हो या कुछ और चीज़ों को भी अगर आप फॉलो कर रहे हो और उसमें अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि मतलब आजकल ऐसा है ना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स या चैनल्स हैं जो क्या करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपको
न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट बता देंगे कि ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है, 10 15 20 जितने भी उनको लगे। अब वो किस हिसाब से लगते हैं वो वही जाने, ठीक है, वो आपको लिस्ट पकड़ा देंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि ये सारे 15 या 10 15 आर्टिकल जो हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कल शायद वो कमेंट आया था कि सर आप परसों कह रहे थे कि कोई आर्टिकल जो है वो न्यूज़पेपर में काम का नहीं है, बट मैंने कहीं देखा तो किसी ने ऐसा शेयर किया हुआ था, कोई होगा, कोई इंस्टीट्यूट या कोई होगा जिसने शेयर किया था। तो वो चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि सर उसमें क्या है, कि मतलब हम आपकी बात माने कि कोई आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में नहीं था, या हम उनकी बात माने जो वो आर्टिकल्स की लिस्ट शेयर कर रहे हैं। तो देखो उसमें मेरा हमेशा से एक ही बात कहनी है, मैंने पहले भी ये चीज़ कहा है कि न्यूज़पेपर अगर आप देखो खुद से तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स कवर करने हैं और कौन से आर्टिकल्स कवर नहीं करने हैं, ठीक है ना। सारे के सारे आर्टिकल्स अब सिर्फ और सिर्फ आप हेडिंग पढ़ के किसी आर्टिकल को कह दो कि ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे काम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि कोई भी आर्टिकल अगर दिया हुआ है तो उसको लेकर ये भी समझना है, ठीक है, उस आर्टिकल को लेकर ये भी समझना है कि ये आर्टिकल कहाँ पर यूज़ हो सकता है, इसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या इसमें से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्या इसमें से क्वेश्चन मेंस के लिए पूछा जा सकता है, क्या अगर आप मान लीजिए इस साल का मेंस दे रहे हैं तो क्या वहाँ के लिए ये क्वेश्चन रेलिवेंट है, या आप अगले साल का अगर मेंस देंगे, अगर इन केस आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है आप अगले साल का मेंस देंगे तो क्या ये आर्टिकल वहाँ के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। इतनी चीज़ों का आइडिया जब तक आपको नहीं होगा या किसी को भी नहीं होगा तब तक वो सिर्फ हेडिंग के दम पर भी आपको बोल देंगे कि ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा डीप में जाके जब तक आप चीज़ों को नहीं करेंगे और थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। जो आर्टिकल हमारा एक्सप्लेन पेज पर है हालांकि वो, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल है, वही हमें देखना है, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये वाला आर्टिकल है, दैट इज़ व्हाट इज़ रेल फोर्स वन, ठीक है। रेल फोर्स वन की यहाँ पर बात की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कल, पहले तो मैंने बताया पोलैंड गए हुए थे और पोलैंड से फिर यूक्रेन आए हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुँचे हैं। लेकिन पोलैंड से यूक्रेन जो प्रधानमंत्री गए हैं वो एक ट्रेन के थ्रू गए हैं, ठीक है, वो किसी फ़्लाइट वगैरह के थ्रू नहीं गए हैं, वो बल्कि एक ट्रेन के थ्रू गए हैं। तो उसी ट्रेन को कहा जाता है रेल फोर्स वन। अब क्या है ये रेल फोर्स वन और इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा है, तो वही हम यहाँ पर समझेंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया है वही चीज़, पहले तो जो मैंने आपको कंटेक्स्ट बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अराइव्ड इन यूक्रेन्स कैपिटल कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव पर प्रधानमंत्री जो है पहुँचते हैं पड़ोसी देश यूक्रेन से। अभी मैं आपको ये पूरे जो देश हैं इनकी बाउंड्री वगैरह भी दिखा दूंगा मैप में, ठीक है। पड़ोसी देश यूक्रेन से, पड़ोसी देश पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव पर पहुँचते हैं फ्राइडे के दिन और ट्रेन से पहुँचते हैं, ठीक है। ये एक अनयूजुअल मोड है ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जनरली हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो ट्रेन वगैरह से ट्रैवल नहीं करते, फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब ये वाला जो मैं स्पेशली इस ट्रेन की बात कर रहा हूँ, द वन दैट हैज़ बीन यूज अर्लियर बाय अदर ग्लोबल लीडर्स एज वेल। लेकिन इसको पहले भी कई सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं उन्होंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो भी फॉरेन डिग्नेटरीज कीव आ रहे हैं वो ट्रेन से ही आ रहे हैं, जब से यूक्रेन का एयर स्पेस जो है वो क्लोज्ड है फॉलोइंग द रशियन इन्वेजन इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में जब से रशिया ने इन्वेजन किया है यूक्रेन के ऊपर, तब से यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो क्लोज्ड है, ठीक है, वहाँ पर फ्लाइट्स नहीं उड़ सकती। तो इसी वजह से वहाँ पर सिर्फ अभी ट्रेन ही ऑपरेट करती हैं। तो इसलिए कई सारे जो फॉरेन डिग्नेटरीज यूक्रेन में आए हैं उसके उस समय के बाद से वो ट्रेन के थ्रू ही आ रहे हैं, ठीक है। अब जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, ही रोल्ड इनटू कीव लास्ट ईयर इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग इन द एयर फोर्स वन, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो प्लेन है,
ठीक है, जो प्लेन का वो इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ बोइंग 747 एयरक्राफ्ट, जिसको कहा जाता है एयरफोर्स वन, वो उसका इस्तेमाल करते हैं जनरली। लेकिन जब लास्ट ईयर वो कीव आए थे तो वो भी इसी ट्रेन के थ्रू आए थे, क्योंकि मैंने बताया कि यूक्रेन का एयर स्पेस तो बंद है, वहाँ पर फ्लाइट्स तो उड़ नहीं सकती, तो वो भी इसी से आए थे। इसी वजह से इसका नाम जो है वो रख दिया गया रेल फोर्स वन। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो फ्लाइट है उसका नाम है एयरफोर्स वन, तो एयरफोर्स वन से तो वो आ नहीं सकते थे, वो इस ट्रेन से आए, तो इस ट्रेन का नाम रख दिया गया रेल फोर्स वन, तो वहाँ से ये नाम पड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इस द ट्रेन टू कीव की बात करें, तो ये ट्रेन जो है वो यूक्रेनियन रेलवेज़ के द्वारा, स्टेट ओन्ड, मतलब वहाँ की जो सरकार का यूक्रेनियन रेलवेज़ है उसके द्वारा इस ट्रेन को चलाया जाता है। यूक्रेनियन रेलवेज़ को इस नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ उक्र जेलिज नित्सिया। ठीक है, इस ट्रेन का जो है वो कलर येलो और ब्लू कलर का है ना। आपने अगर यूक्रेन का जो झंडा है, यूक्रेन का फ्लैग अगर देखा हो तो दैट इज़ ऑल्सो येलो एंड ब्लू कलर, तो उसी कलर में ये ट्रेन को भी कलर किया गया है। इस ट्रेन में कई सारे ऐसे लग्जरी कंपार्टमेंट्स हैं, और जिनमें से ये माना जाता है कि एक कंपार्टमेंट को बनाया गया जब रशिया ने अनेक्सेशन किया था क्रीमिया का 2014 से पहले, 2014 में, तो उससे पहले बनाया गया। और प्रीवियसली इसका इस्तेमाल किया जाता था टू फेरी वेल्दी टूरिस्ट टू द पेनिनसुला ऑन द ब्लैक सी। जो ये क्रीमिया पेनिनसुला है वहाँ तक लोगों को ले जाया जाता था जो वेल्दी टूरिस्ट होते थे, पैसे वाले जो पर्यटक होते थे उनके लिए। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो पिक्चर्स फ्रॉम ट्रिप्स टेकन बाय फॉरेन डिग्निटरीज़, की फॉरेन डिग्निटरीज़ ने जो पिक्चर्स वगैरह ली हैं अपने ट्रिप्स के दौरान, उसमें ये पता लगता है कि इसमें वुडन पैनल्स हैं, क्रीम और ब्लू कलर के कर्टन्स हैं, लेदर सोफ़ाज़ हैं, किंग साइज़ बेड्स हैं, वॉल माउंटेड फ्लैट स्क्रीन टीवीज़ हैं, और कई सारी और सुविधाएं हैं इस ट्रेन के अंदर। इस ट्रेन की जो यात्रा है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की अगर यात्रा की मैं बात करूं तो 10 घंटे की यात्रा थी, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास की। शुरू होती है प्रिज्मसिल ग्लाउनी स्टेशन से, जो पोलैंड में है, लगभग 400 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ वर्साओ, है ना, और बेसिकली जो यूक्रेन का बॉर्डर है उसके पास, और फिर यात्रा खत्म होती है कीव पर। अब कई सारे ऐसे फेमस पैसेंजर्स हैं जो इस ट्रेन से पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं। तो फर्स्ट फॉरेन डिग्निटरीज टू ट्रैवल टू कीव बाय द ट्रेन वो कौन थे? वो थे 3 देशों के प्रधानमंत्री, दैट इज़ पोलैंड, स्लोवेनिया और चेक रिपब्लिक के, जो 2022 में यहाँ पर आए थे। उसके बाद इस ट्रेन में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, मतलब जो पहले थे, दैट इज़ बोरिस जॉनसन, वो भी इस ट्रेन के थ्रू आ चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट दैट इज़ उर्सुला वॉन्डर लेयन, और जस्टिन ट्रूडो ऑफ कनाडा। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो भी इसके थ्रू आ चुके हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति तो मैंने आपको बताया जो बाइडेन, उन्हीं के बाद तो ये नाम पड़ा है इसका रेल फोर्स वन, और अब प्रधानमंत्री मोदी। तो ये ऐसे फॉरेन डिग्निटरीज़ हैं जो इस ट्रेन का यूज़ करके, इस ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करके यहाँ पर यूक्रेन में, कीव में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म और दिया गया है दैट इज़ कीव्स आयरन डिप्लोमेसी। अब ये क्या है? देखो, यूक्रेन के जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं दैट इज़ अलेक्जेंडर कैमिशिन, ये बेसिकली ये यूक्रेन का बेसिकली यूक्रेनियन रेलवेज़ है जिसका नाम उक्र जेलिज नित्सिया है, उसके ये इंचार्ज हैं। इन्होंने कई बार जो ये वर्ल्ड लीडर्स के जो ट्रेन ट्रिप्स हैं इसको रेफ़र किया है एक हैशटैग का यूज़ करके, दैट इज़ आयरन डिप्लोमेसी, हैशटैग आयरन डिप्लोमेसी। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है? देखो, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 2023 में जो ये कैमिशन थे, इन्होंने ट्विटर पे या एक्स पे एक पोस्ट किया था अबाउट प्रेसिडेंट बाइडेंस 20 आवर्स ऑन द ट्रेन एंड जस्ट 4 इन कीव, कि उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कीव आए थे उन्होंने 20 घंटे इस ट्रेन में बिताए थे और कीव में सिर्फ 4 घंटे बिताए थे। और वहाँ पर उस वजह से इन्होंने जो है वो पब्लिक से अपोलोजाइज़ किया था, ये कैमिशन ने पब्लिक से अपोलोजाइज़ किया था कि व्हेन बाइडेंस ट्रेवल टू सम अदर ट्रेन्स ऑन द नेटवर्क बीइंग डिलेड, तो मतलब बाइडेन की ट्रेन की वजह से कई सारी और ट्रेन जो उस नेटवर्क पे थी उनमें डिले हुआ। तो उन्होंने यही लिखा था कि वी हैड टू डिले सम ऑफ आवर ट्रेन्स टू गिव अ वे टू रेल फोर्स वन, इट वॉज पेनफुल फॉर मी एंड माई टीम बट आई हैड टू डू दैट, सो ओनली अवर 90% ऑफ ट्रेन्स अराइव्ड ऑन टाइम येस्टरडे, आई अपोलोजाइज। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर अगर 90% ट्रेनें भी टाइम पर पहुँच रही हैं तो उसके बाद भी वहाँ के जो ट्रेन
पूरे रेलवेज़ के इंचार्ज हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन भारत में स्थिति क्या है वो आपको भी पता है, ठीक है। कितनी ट्रेनें यहाँ पर समय पे पहुँचती हैं, मतलब जस्ट एक क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। कि मतलब यहाँ पर अथॉरिटी लेने वाले लोग होते हैं, हमारे देश में कोई अथॉरिटी लेता नहीं है, ठीक है। हमारे देश में अगर रेलवे के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं, तो उसके बाद भी कोई अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता। उसके बाद भी रेलवे मिनिस्टर जो है वो संसद में तेज़ आवाज़ में या ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, ठीक है। ऊंची आवाज़ में बात करके विपक्ष को शांत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है हमारे देश में, ठीक है। और ये सिर्फ आई थिंक हमारे ही देश में हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आयरन डिप्लोमेसी आप समझ गए। आयरन डिप्लोमेसी का मतलब वही है कि जो ये वर्ल्ड लीडर्स के ट्रेन जर्नीज़ हैं उसको रेफ़र करने के लिए आयरन डिप्लोमेसी शब्द का ये यूज़ करते हैं। तो यूक्रेन के लिए ये क्रूशल कैसे है, ये जो ट्रेन्स हैं, और मतलब ये वाली ट्रेन रेल फोर्स 1 और बाकी जितनी भी ट्रेन्स हैं यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क में, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन दी वॉर एफर्ट, इंक्लूडिंग हेल्पिंग ट्रांसपोर्ट एड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है वॉर के दौरान ट्रेन्स के ही थ्रू। और एज द वॉर ब्रोक आउट मैनी यूक्रेनियंस रश टू ट्रेन स्टेशंस इन एन अटेम्प्ट टू escape टू सेफर प्लेसेस और टू लीव द कंट्री, ठीक है। कई सारे लोगों ने जैसे ही वहाँ पर वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद वो ट्रेन स्टेशंस में ही पहुँचे, है ना, और वहीं से उन्होंने मतलब सेफर प्लेस में सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए या देश को छोड़ने के लिए ट्रेन का ही इस्तेमाल किया। यूक्रेन का जो वाइड स्प्रेड रेलवे नेटवर्क है हैज़ बीन पॉपुलर एंड डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ऑफन फेवर ट्रेन्स ओवर प्लेन्स, ठीक है। वहाँ का जो रेलवे नेटवर्क है वो काफ़ी बड़े स्तर पर फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, प्रचलित भी है, और जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं वो ट्रेन को ही ज़्यादा फेवर करते हैं प्लेन्स के कंपैरिजन में। और ये जो उक्र ज़ेलेज़नित्सिया है ये 6th लार्जेस्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्टर है इन द वर्ल्ड एंड 7th फॉर फ्राइट, ठीक है। मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा रेलवे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और अगर फ्लाइट की बात करें, मतलब सामान की बात करें जो गुड्स वगैरह कैरी किया जाता है, उसमें 7वें नंबर पर है, ठीक है। तो रेल फोर्स 1 आप लोग आई होप समझ गए होंगे और ध्यान भी रखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये जो जो देश है ना, जैसे पोलैंड, यूक्रेन, इनका थोड़ा सा मैप में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इनको लेकर न्यूज़ में चर्चाएं बनी हुई हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से देश हैं आसपास, बॉर्डर वगैरह किससे शेयर हो रहा है। तो देखो ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ यूक्रेन, दिस इज़ पोलैंड, ठीक है। पहले अगर मैं ट्रेन की बात करूं, जो ये ट्रेन का रास्ता था, ये आपका वर्सोव है, ये आपका प्रिज्मसिल है, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेन चल के लीव के थ्रू यहाँ से कीव तक पहुँची, ठीक है। वो चलो छोड़ो, वो तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अब आप यहाँ पर जो है वो ये देखो कि पहले पोलैंड को कंसंट्रेट करो, पोलैंड के ऊपर, और ये देखो कि पोलैंड से लगने वाले देश, मतलब पोलैंड जो है वो किस किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। पहले अगर मैं थोड़ा सा इसकी पोलैंड की बाउंड्री बना दूं, फिर हम इसके बारे में बात करें। ठीक है, ये पोलैंड की बाउंड्री हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें एक एक करके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऊपर आपको वाटर बॉडी दिखाई दे रही है ये है बाल्टिक सी या बाल्टिक सागर, ठीक है। बाल्टिक सी या बाल्टिक सागर है ये। इसके बाद यहाँ पर आपको एक देश दिखाई दे रहा है जो ये वाली बाउंड्री है, दिस इज़ लिथुआनिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक छोटा सा रीजन और दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये बेसिकली रशिया का पार्ट है, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ रशिया। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये रूस या रशिया का पार्ट है, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ रशिया, क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ें तो एक तो मैंने आपको लिथुआनिया बता दिया, ये यहाँ पर रशिया हो गया। इसके बाद जो ये है दिस इज़ बेलारूस, ठीक है। नेक्स्ट बाउंड्री जो लग रही है दैट इज़ बेलारूस के साथ। उसके बाद ये वाली जो बाउंड्री लग रही है दिस इज़ विद यूक्रेन, ठीक। इसके बाद नीचे की तरफ से अगर हम बात करें तो सबसे पहला देश जो यहाँ पर लग रहा है दिस इज़ स्लोवाकिया। इसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें तो दिस इज़ चेकिया या चेक रिपब्लिक, और इधर अगर हम बात करें तो दिस इज़ जर्मनी, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने देशों के साथ पोलैंड अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, दैट इज़ जर्मनी, चेकिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया एंड
रशिया। तो कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दीज आर 7 कंट्रीज थ्रू विच या विद विच पोलैंड शेयर इट्स बाउंड्रीज। ठीक है, क्लियर है बात। कितने देश हैं, 7। ठीक, कोई और छूटा होगा तो आप मुझे बताना, वैसे छूटा मेरे हिसाब से तो यहाँ पर नहीं है ना। चलो, इसके बाद अगर हम बात करें यूक्रेन की, कि यूक्रेन जो है वो कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वैसे यूक्रेन को लेकर तो क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है, तो अगर मैं यूक्रेन की बाउंड्री बनाऊं तो देखो, ये जो है दिस इज़, मैं एक रफ बाउंड्री बना रहा हूँ, दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन की बाउंड्री है ये। अब इसमें देखो, इसमें सबसे इस तरफ वाला तो जो है पूरा का पूरा ये तो रशिया ही है। ठीक है, इस तरफ तो रशिया ही है। इसके बाद इधर अगर मैं बात करूं तो ऊपर आपको बेलारूस दिख रहा है। ठीक है, इस तरफ अगर बात करूं तो ये आपको यहाँ पर पोलैंड दिख रहा है। इस तरफ अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर जो 2 बाउंड्रीज दिख रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इसमें 2 हैं देश, एक है स्लोवाकिया और एक है हंगरी। ठीक है, स्लोवाकिया और हंगरी। फिर इसमें नीचे की तरफ जो ये वाली बाउंड्री दिख रही है, दिस इज़ रोमानिया। ठीक है, यहाँ पर आपको जो बाउंड्री दिख रही है, ये जो पूरा का पूरा एक देश है, दिस इज़ मोल्डोवा। ठीक है, और नीचे की तरफ जो वाटर बॉडी है दैट इज़ ब्लैक सी, और ये वो क्रीमिया पेनिनसुला है। ठीक है, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, जिसको रशिया ने अनेक्स किया है 2014 में, दिस इज़ योर क्रीमिया पेनिनसुला। ठीक है, तो यूक्रेन के साथ कितने बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, एक रशिया, एक बेलारूस, 2 पोलैंड, 3 स्लोवाकिया, 4 हंगरी, 5 रोमानिया, 6 और मोल्डोवा 7। ठीक है, आई थिंक इससे ज़्यादा तो इसके साथ भी नहीं है ना। तो 7 देश हैं जिसके साथ जो यूक्रेन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, और नीचे जो है दैट इज़ ब्लैक सी। ठीक है, आई होप क्लियर है बात, है ना। क्योंकि वैसे तो खैर इस रीजन को लेकर अब ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे नहीं लगते, क्योंकि यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। बट फिर भी अब वही है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं, तो हो सकता है कि अब इस साल का तो मे भी हो सकता है कि जो अभी आगे एनडीए सीडीएस के पेपर होंगे उनमें कुछ आ जाए, सीएपीएफ का पेपर होगा उसमें कुछ आ जाए, या फिर अगले साल के ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में कुछ आ जाए, है ना। वो कह नहीं सकते, बट ठीक है, थोड़ा बहुत अगर किसी रीजन के बारे में जिक्र हो रहा है तो थोड़ा सा उसको मैप में देख लेने में कोई हर्ज भी नहीं है ना। चलिए, तो फिलहाल आज का सेशन जो है वो हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे नहीं आर्टिकल्स, है ना। और मैंने आपको वही वाली बात बताई जो भरोसे वाली। लेकिन ठीक है, अगर आप को फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, जैसे मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी, बट जैसे किसी ने वो कल कहा था, जो मतलब उसमें कमेंट्स में लिखा था, वो अच्छी बात है कि आपने वो बात लिखी, तो मैंने उस चीज़ को एड्रेस यहाँ पर करने की कोशिश की है। बट अगर आपको ऐसा कभी कोई डाउट होता है ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा ये नंबर दिया है ना व्हाट्सएप का, 9150449990, इस पर आपके पास वो जो कहीं पर से आपको वो लिस्ट मिली है या कुछ मिली है, वो आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, कि सर ये आर्टिकल जो है वो इसमें दिए गए हैं। बट अब वो डेली बेसिस पर भी आप नहीं करना, क्योंकि 2-4 दिन अगर आप करोगे तो आपको खुद भी आइडिया आ जाएगा कि उसमें से क्या काम का है, क्या काम का नहीं है ना। वो जनरली ये इशू उन लोगों के साथ आता है जो अपनी तैयारी को अभी नया नया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ पढ़नी है और रादर क्या चीज़ छोड़नी है ना। करंट अफेयर्स में या न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जानना कि क्या चीज़ पढ़नी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, किस चीज़ पर अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर आप लोग जो है वो शेयर कर दीजिएगा आर्टिकल। वहाँ पर हम लोग मतलब वो आर्टिकल या जो भी आपको लगे लिस्ट जो आपके पास हो, हम उसको लेकर बात कर लेंगे, है ना, कि इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। 1-2 बार अगर आपके साथ वो डिस्कशंस होंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में ऐसा नहीं है कि ये सारे आर्टिकल जो दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं है। ठीक है, वो भी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड उतनी भी कर देंगे। क्लियर है बात। चलिए, अच्छा, एक मैं आपसे बात और करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सी सेट के कोर्स के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन सी सेट कोर्स।
सी सेट के कोर्स के लिए आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बताएंगे क्या कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर अ सी सेट कोर्स? ऑब्वियसली 2025 के प्रीलिम्स के लिए ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आप में से कितने लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स कि अगर कोई इस तरीके का कोर्स हम लेके आते हैं। अब एक तो ये हो सकता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं से कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लिया हो, पढ़ना शुरू कर दिया हो, ठीक है? या अगर अभी तक नहीं किया है तो बहुत जल्द हम लोग इस तरीके का एक कोर्स प्लान कर रहे हैं। वो उसी बात पर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, जो टेलीग्राम हमारा ग्रुप है उस पर बता सकते हैं, या जो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर बता सकते हैं। कहीं भी बताएं कि अगर इस तरीके का कोई कोर्स हम लोग लेके आते हैं तो विल यू बी एनरोलिंग इन दैट, कि क्या आप उसमें एनरोल करेंगे या नहीं करेंगे, या आपको सी सेट कोर्स की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा बताएं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत जल्द प्लान इसको लेकर कर रहे हैं, है ना? चलिए, तो फ़िलहाल हम लोग जो आज का सेशन है उसको इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप हमें जो भी अमाउंट आपको लगे ठीक, उसके थ्रू आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस QR कोड और इस UPI ID का आप लोग इस्तेमाल करें। और इस कंट्रीब्यूशन का फ़ायदा ये है कि इसका जो बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक जो सेशंस हैं वो YouTube पर इसी तरीके से चल पाएंगे, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए वही है कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आप लोगों की तरफ से आएगा तभी वो चीज़ हो पाएगी, अदरवाइज़ YouTube पर फिर ये सेशंस कंटिन्यू होने थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है? और इसके बाद अगर आप में से जो लोग आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड PDFs लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप मंथली लेना चाहते हैं मंथली PDF, तो इट इज़ अवेलेबल एट जस्ट लेस देन ₹2 पर डे। 59 रुपीज़ में आपको मिल जाती है। जुलाई और जून मंथ की ऑलरेडी लॉन्च है, इसी तरीके से आगे आने वाले मंथ्स में भी आती जाएगी। और अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपको 16 महीने की PDFs मिल जाती है 680 रुपीज़ में, 12 महीने की PDF मिल जाती है 510 रुपये में, 8 महीने की मिल जाती है 345 रुपीज़ में, और 4 महीने की मिल जाती है 175 रुपये में। और मंथली तो मैंने आपको बता ही दिया, एट लेस देन ₹2 पर डे, ओनली एट 59 रुपीज़ में मिलती है। और बाकी आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, क्योंकि उसके थ्रू अगर आपने किसी भी वीडियो कोर्स में हमारे एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारा आईना सीरीज़ के जो कोर्सेज़ हैं मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ्स के कोर्सेज सभी अवेलेबल हैं, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट और ऐप पर सभी कुछ लिस्टेड है। और एक हम आपको 12 महीने की कंपाइलेशन PDF नोट्स भी दे रहे हैं, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का, अवेलेबल एट 499 रुपीज़ ओनली इन इंग्लिश। अगर आप इसमें भी एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। सारे कोर्सेज ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। कोई अगर कोर्स नहीं मिलता है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9150449990, इस पर संपर्क कर लें, हम आपको यहाँ से लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? जाने से पहले एक बार फिर से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट, गुजारिश कि प्लीज़ अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से करने की कोशिश करें, जितना भी आपको अमाउंट ठीक लगता है, सो दैट कि हम लोग इन सेशंस को YouTube पर लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएँ। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो मैंने आपसे सी सेट के कोर्स को लेकर सवाल पूछा है उसका भी जवाब दें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।